राजकुमारी जैसी किस्मत लेकर पैदा हुई रीत को अपना और अपनी माँ का गुजर बसर करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। पढ़ाई पूरी ना होने की वजह से रीत को कहीं नौकरी नहीं मिली। मजबूरी में उसे एक रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने पड़े। एक दिन क्लब में जब रीत ने अपनी पुरानी दोस्त के साथ अपने बॉयफ्रेंड सनम को देखा तो उसका दिल टूट गया। सनम रीत को धक्के मारकर उस क्लब से बाहर निकालने को हुआ कि तभी किसी की आवाज़ आई, रुक जाओ वरना ठीक नहीं होगा। सामने बिजनेसमैन टाइकून आदित्य बिंद्रा को देख सनम और रीत के दोनों के होश उड़ गए। किसी का एहसान ना लेने वाली रीत की जिंदगी में फिर से महलों का सुख लिखा था। क्या आदित्य बिंद्रा ही उसका सपनों का राजकुमार था? रीत के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वो अचानक सड़क पर आ गई? क्या रीत और आदित्य की किस्मत आपस में जुड़ी हुई थी? इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रीत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं हर रोज डेट पर जाती हूँ। चलो फिर मूवी देखने चले। चलो आज फिर टॉम की मूवी देखोगी कि कोई भी चलेगी? जो तुम्हें पसंद है वो देख लेते हैं। ठीक है फिर चलो। आदित्य टिकट लेकर आया। वो जैकी चैन की मूवी की टिकट ले आया। उसे जैकी पसंद था। वो पुलिस स्टोरी मूवी के टिकट ले आया था। दोनों ने खूब मजे से मूवी देखी। वापसी में आदित्य ने पूछा, तुम बोर तो नहीं हुई ना? मूवी अच्छी थी। जैकी की कॉमेडी भी अच्छी लगती है। वहां से आदित्य उसे शॉपिंग करने ले गया, पर रीत ने खुद के लिए कुछ नहीं लिया। उसने आदित्य के लिए शर्ट पसंद किए, फिर टाई ली। आदित्य ने उसे कुछ लेने को कहा, पर उसने मना कर दिया। कहने लगी उसके पास सब है। तब आदित्य ने उसे एक चेन लेकर दी जिसमें AR का लॉकेट डला था। आदित्य ने रीत के गले में वो चेन डाल दी। रीत ने वो देखा तो बोली, ये बहुत महंगी है, मैं ये नहीं ले सकती। तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद नहीं। मेरा जो भी है वो सब तुम्हारा है। मेरा हक बनता है तुम्हें कुछ दूं और तुम वो हक से ले सकती हो। इस तरह करना छोड़ दो। अब हम एक हैं। तुम दी की बात भूल गई क्या? अच्छा सॉरी, अब नहीं कहूंगी। वो बातें कर रहे थे कि आदित्य का फोन बजने लगा। वरुण था। कहाँ है यार तू? हाँ, मैं रीत के साथ डेट पर आया हूँ। आदित्य ने बड़ी शेखी मारते हुए कहा, हाँ हाँ जला ले हम सिंगल लोगों को, पर मैंने तुझसे तेरी लव स्टोरी सुनने के लिए फोन नहीं किया। मैं तो तुझसे रीत के पापा के केस के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है। ऐसा करते हैं, मैं रीत को लेकर आता हूँ। कहाँ है तू? मेरे ऑफिस आ जा। ओके। रीत, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे पापा का केस दोबारा ओपन कराया है। वरुण ये केस लड़ रहा है। उसे कोई जानकारी मिली है? तुम चलोगी मेरे साथ या तुम्हें घर छोड़ दूं? रीत ने उसकी तरफ बड़ी एहसान भरी नजरों से देखा और बोली, मैं भी चलूंगी आदित्य। थैंक यू। इट्स ओके, चलो चलते हैं। वो वरुण के ऑफिस पहुंचे। वरुण पहले से ही वेट कर रहा था। उसने उनके बैठने का इंतजार किया, फिर बोला, रीत, ये गुप्ता तुम्हारे पापा का कब से पार्टनर था? कोई 4 साल से। बस इन्हीं 4 सालों में इसने ये सारे काम किए हैं। देखो, जो ये फोटोज तुम्हारे पापा की खींची गई थी उससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे पापा को उस वक्त होश नहीं था। अगर वो ड्रिंक नहीं करते तो जाहिर सी बात है उन्हें पहले किसी ने जबरदस्ती ड्रिंक कराई। ये देखो, इस क्लब में गुप्ता किसी से मिल रहा है। मुझे लगता है इसी बंदे के साथ मिलकर गुप्ता ने सब काम किए। रीत उसे ध्यान से देख रही थी। ये तो मेरे पापा के सेक्रेटरी के हस्बैंड है। क्या? वो मेरे पापा की सेक्रेटरी का पति है? पर ये गुप्ता अंकल को कैसे जानता है? अब हैरान होने की बारी रीत की थी। तो इसका मतलब उस तक सारे रिकॉर्ड्स इसके थ्रू जाते रहे होंगे। रीत, तुम्हारे पापा के सीक्रेट्स सब कुछ उन तक पहुंचते रहे। अब क्लब में मिलने का तो और कोई मतलब नहीं हो सकता। वरुण बोला, यार इस फोटो वाले दिन का CCTV निकाल कर देखें, शायद कोई बात पता लग जाए। आदित्य ने सलाह दी।
महेश को फ़ोन करो, ये क्लब उसी के कजिन का है। वरुण ने महेश को फ़ोन किया। महेश यार, अपने स्टार क्लब वाले कजिन को फ़ोन कर कि हम वहाँ अपने काम के लिए आ रहे हैं। ओके, महेश ने कहा। ये उनकी दोस्ती थी, वो कभी क्यों किस लिए ये सब नहीं पूछते थे। अगर फ्रेंड ने कोई काम कहा है तो समझो हो गया। वो लोग उस क्लब में गए तो सब पहले से ही तैयार थे। उन्होंने पूछा, 1 साल पहले की सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी? रिकॉर्ड रूम में चेक करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। महेश का कजिन उमंग बोला। आदित्य ने रीत की कमर में अपनी बाह डाल रखी थी कि क्लब में उससे कोई गलत हरकत ना कर सके। क्लब में हर तरफ शराबी घूम रहे थे। वो लोग इनके बीच में से होकर नीचे रिकॉर्ड रूम में गए। वहाँ उन्होंने पिछली कैसेट्स पर डेट चेक की। फिर कैसेट मिलने पर उन्होंने लगाकर देखी, उसमें सब रिकॉर्ड था। गुप्ता उससे बात कर रहा था। तुम अपनी पत्नी को ये कागज दे देना, चालाकी से साइन करा ले, उसके बाद देखेंगे। पर वो ड्रिंक नहीं करते। तुम ये गोली उसे दे देना, सुबह की कॉफी में डाल दे, बाद में पानी की ड्रिंक में मिला देंगे, काम खत्म। उसे महल होटल में ले जाकर वीडियो निकाल लेना, कुछ फोटोज भी, बाद में नेट पर डाल देंगे। फिर नशे की हालत में उसे कार में बिठाकर चला देंगे। फिर कह देंगे दिवालिया होने के कारण सुसाइड कर लिया, खेल खत्म। कहकर वो दोनों हंस रहे थे। ये देखकर रीत रो पड़ी। आदित्य ने उसे गले लगाकर चुप कराया। रीत, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी कंपनी तुम्हें मिल जाएगी। मुझे कंपनी का कुछ नहीं है, बस मैं इस गुप्ता को उसकी सही जगह देखना चाहती हूँ। इसने पैसे के लिए मेरे पापा को इस तरह मारा। वरुण बोला, अब साले को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसने बहुत तकड़ी स्कीम बनाई है, लेकिन उसने सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट नहीं की? उसे डर नहीं था क्या? असल में ये कैमरे 2 दिन पहले ही लगे हैं। आपने कैसेट्स पर ध्यान नहीं दिया शायद। गुप्ता को पता ही नहीं होगा कि यहाँ सीसीटीवी है, उमंग ने बताया। ओह, तो ये बात है। कोई नहीं, कल अदालत में पेश करते हैं उसे। रीत, मुझे कुछ कागजों पर तुम्हारे साइन चाहिए, वरुण बोला। वो लोग वापस वरुण के ऑफिस आए। वहां वरुण ने असिस्टेंट को कागज तैयार रखने को कहा। फिर उन्होंने बताया, रीत, ये तुम्हारे पापा का केस रीओपन करने की परमिशन लेटर है, तुम लाइन के नीचे साइन कर दो। वरुण ने जहां बोला रीत ने साइन कर दी। आदित्य और रीत जाने लगे तो वरुण बोला, यार कल की डेट में तुम लोग कोर्ट में आ जाना, उसने मजाक करते हुए कहा। और वो दोनों हंस पड़े। आदित्य रीत को घर छोड़ने जा ही रहा था तो उसने रीत को समझाया, देखो केस ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, पर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। आंटी को तुम खुद समझा देना, शायद आंटी को भी पेश होना पड़े, पर मुझे वरुण पर पूरा भरोसा है, वो जरूर जीतेगा। रीत ने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, सर मैंने आपको समझने में देर की। मुझे लगता था कि आप भी और लड़कों की तरह सिर्फ प्यार का नाटक कर रहे हैं, पर धीरे धीरे पता चला आप बहुत ही अलग हैं। अब मुझे खुद की सोच पर शर्म आती है। आदित्य ने रीत की बात सुनकर उसे गले लगा लिया। अभी तुमने मेरा प्यार देखा ही नहीं, तुम्हें धीरे धीरे मेरे बारे में मालूम चलेगा। बात बस इतनी है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है रीत, मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। कहकर उसने रीत का माथा चूम लिया। रीत अपने घर आई और माँ के गले मिलकर रोते हुए बोली, मम्मी कल हम पापा का केस दोबारा ओपन कर रहे हैं। इस बार गुप्ता अंकल नहीं बच पाएंगे। सच कह रही है तू? पर देखना बेटा, वो गुप्ता बहुत ही कमीना बंदा है। आप चिंता ना करें माँ, आदित्य मेरे साथ है, वो सब ठीक कर देंगे। अच्छा, अगर आदित्य है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। रब ने हमारी सुन ली जो आदित्य तुम्हारी जिंदगी में आया। हाँ मम्मी, आदित्य के आने से मेरी बिगड़ी हुई किस्मत भी सुधर गई। मुझे लगता है अब सब अच्छा ही होगा। आंटी ने आकर बताया, बेटा चलो खाना खा लो। रीत बोली, आंटी फिर से अपने अच्छे दिन आने वाले हैं, हम फिर से अपने घर में चलेंगे, तब आप बैठकर हुक्म चलाना, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तेरे मुंह में घी शक्कर, रब तेरी सुन ले, सब बस फिर से ठीक हो जाए। सब होगा आंटी जी, अब सब ठीक हो जाएगा। आप भी उल्टी गिनती शुरू कर दो। चलो ठीक है, अब खाना खा लो। आओ मैडम आप भी चलिए। तीनों खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं।
रीत अपने कमरे में बैठी आदित्य की बातें सोचती रहती है कि कैसे उसने इसके लिए इतना कुछ किया। अब उसके पिता को भी इंसाफ दिला रहा है। माँ ठीक कहती है, आदित्य जैसा जीवन साथी किस्मत से मिलता है। वो जिस किस्मत को अक्सर कोसती रहती थी, आज उसी किस्मत को वो सराह रही थी। दीपक कहीं से आ रहा था कि उसने देखा कि कुछ बाइकर्स एक लड़की को घेरे हुए हैं। वो उनके पास पहुंचा। उसने ध्यान से लड़की की कार को देखा तो ये तो अंजू की कार है। तो वो लड़की अंजू, ये सोचते ही उसके पास पहुंचा और कार सीधे अंजू के पास जाकर रोक दी और बोला, क्या बात है डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से तुम्हारा ट्राई कर रहा हूँ फोन, हाँ उठा क्यों नहीं रही हो? तुम वो दीपक, ये लोग, अंजू से बोला ना गया। ये लुटेरे थे और सुनसान सड़क पर अकेली कार को देखकर घेर लिया। पर जब उन्होंने देखा कि ये कोई लड़की का जानकार है तो वो सभी बाइक स्टार्ट करके भाग गए। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? दीपक ने पूछा। मैं एक फंक्शन से आ रही थी, मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा, कहकर वो रो पड़ी। दीपक उसके पास आया। उसने झिझकते हुए अंजू के कंधे को थपथपाया और बोला, तुम तो इतनी स्ट्रांग हो, इतनी कमजोर, इस तरह कमजोर कब से हो गई? अंजू एकदम से मुड़ी और दीपक के गले लग गई। दीपक ने धीरे से अपनी बाह उसके कंधे पर रखी, मानो वो उसे छूने से डरता हो। अंजू बोली, दीपक, मैं बहुत डर गई थी, मुझे पता नहीं कितने बुरे ख्याल आ रहे थे। मैं डर गई थी कि ये लोग मेरे साथ गलत करके मुझे मारकर फेंक देंगे। कुछ हुआ तो नहीं ना, तो अब रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, कहकर दीपक ने उसके आंसू पोंछ लिए। अंजू चुप हो गई। पर तुम यहाँ कैसे? मैं हॉस्पिटल से लौट रहा था तो तुम्हारी कार देखकर रुक गया। कार को यहीं छोड़ दो, ड्राइवर को फोन करके कहता हूँ कि वो आकर ले जाएगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दीपक, ये बात आदि को मत बताना प्लीज, वो मेरा अकेले घर से बाहर निकलना बंद करा देगा। ठीक ही तो है, कम से कम तुम सेफ तो रहोगी। वो फिर दीपक के साथ उसकी कार में बैठ गई। उसने दीपक से कहा, दीपक, कार रोककर थोड़ी देर यहाँ रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दीपक ने कार रोक दी। अंजू ने उसे देखते हुए कहा, दीपक, तुम्हें याद है कि तुमने एक बार मुझे प्रपोज किया था, पर मैंने तुम्हें साफ मना कर दिया था। मैं वो दिन और वो बात कैसे भूल सकता हूँ, पर कसम से मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो रोज़ यहीं से गुजरता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मुझे पता है कि तुम हर रोज़ यहाँ से गुजरते हो, और ये भी कहूँ कि आज मैं किसी फंक्शन पर नहीं गई थी और मैं यहाँ तुम्हारा ही वेट कर रही थी, तो क्या तुम मानोगे? क्या कह रही हो तुम इतनी रात में यहाँ मेरा वेट कर रही हो? मगर क्यों? तुम हॉस्पिटल आ जाती या मुझे फ़ोन कर देती, इस तरह खुद को खतरे में क्यों डाला तुमने? बात क्या है? सब ठीक तो है ना? कुछ बोलो अंजू, मेरा मन घबरा रहा है। तुम यहाँ मेरा वेट क्यों कर रही थी? दीपक, उस दिन जब मैंने तुम्हें कहा ना, तब मैं बच्ची थी, प्यार की समझ नहीं थी मुझे, पर तुम्हें तो मैंने आसानी से कह दिया कि मुझसे दूर रहना, वरना भाई से कह दूंगी। पर उसके बाद से जब तुम मुझे इग्नोर करने लग गए तो मुझे धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत समझ आने लगी। मुझे एहसास होने लगा कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें कुछ कहने की। फिर उस दिन दादी जी के बर्थडे पर तुमने मुझे जिस तरह से इग्नोर किया, मुझसे सहा नहीं गया। मैं उस दिन से तुमसे मिलने का सोच रही हूँ। मुझे तुमसे पूछना है कि क्या तुमने उस दिन जो प्रपोजल दिया था वो अभी भी वैलिड है क्या? अंजू, तुम जो कह रही हो क्या सच कह रही हो? कहीं पहले की तरह मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगी ना मेरा? हाँ? नहीं दीपक, बहुत सह लिया तुमने। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार के बदले प्यार देना चाहती हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? अंजू की आंखों में आंसू थे। दीपक ने उसे झट से गले लगा लिया। अंजू, मैं ही जानता हूँ कि तुम्हें इग्नोर करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। जब तुम मेरे सामने आ जाती थी तो मुझे तुम्हारे वो गुस्से भरे बोल याद आ जाते थे, पर दिल फिर भी तुम्हें ही चाहता रहा। बहुत कोशिश की और हर जगह दिल लगाने की कोशिश की, पर
दिल में पूरी तरह से तुम ही बस गई थी, तो कोई और कैसे आती वहां? कहकर उसने अंजू को और कस लिया। अंजू भी उसकी बाहों में रोए जा रही थी। आदित्य ने घर आकर रीत को फोन किया। मैं घर आ गया, वहां सब ठीक है? मम्मी से बात कर ली क्या? हाँ, बता दिया उन्हें। पहले तो डर रही थी, पर जब आपका नाम लिया तो उन्हें कुछ तसल्ली हुई। आदित्य जी, रीत ये बोलकर चुप हो गई। आदित्य का नाम उसने पहली बार लिया था। आदित्य को अच्छा लगा। वो बोला, क्या बात है? कहते कहते रुक क्यों गई? कहो जो कहना है, मैं सुन रहा हूँ। आदित्य जी, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे लगने लगा है मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। मेरा मतलब, आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, आवाज साफ नहीं आ रही। क्या कहा? दोबारा कहना। रीत ने अपनी बात दोहराई। मुझे लगता है कि आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। सच्ची? चलो, अच्छा लगने लगा हूँ, इसका क्या मतलब है? किस तरह से अच्छा लगने लगा हूँ? वो बात करते करते बाहर आ गया और कार स्टार्ट कर ली। मतलब आपका काम, आपकी बातें सब अच्छी लगने लगी है। पहले मैं आपको उन अमीरजादों जैसा समझती थी जो लड़कियों को खिलौना समझते हैं। खेला और फेंक दिया। पर अब मुझे समझ आने लगा है कि आप बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद कर रहे हैं, इसलिए आप मुझे अच्छे लगने लगे। आप कार में है क्या? बस, मैंने तो सोचा तुम सब समझती हो। यार, तुम्हें तो कुछ नहीं पता कि मैंने ये सब अपने मतलब के लिए ही किया है। बहुत पहले से जब क्लब में तुमने मुझे अपने बारे में बताया, तब से मुझे तुम अच्छी लगने लगी थी। लेकिन आप तो दीपक जी से कह रहे थे कि आप ये सब हमदर्दी के कारण कर रहे हैं। इसी वजह से मुझे अब तक लगता रहा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, मुझसे हमदर्दी के कारण कर रहे हैं। तुमने हमारी बातें सुन ली थी। असल में उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या हो रहा है। वो बात करते करते रीत के घर के नीचे आ गया। वहां से वो रीत के कमरे की जलती हुई लाइट्स को देखने लगा। फिर बोला, अगर सोई नहीं हो तो नीचे आ जाओ। रीत जल्दी से खिड़की के पास आई और पर्दा उठा के देखा। नीचे उसे आदित्य की कार खड़ी दिखी। वो बोली, आप इतनी रात को यहाँ? मैं आती हूँ। कहकर उसने फोन बंद कर दिया और कमरे से बाहर आकर पहले माँ और आंटी के कमरे की तरफ देखा। वो बंद था। फिर वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। वो जल्दी जल्दी नीचे आई, फिर आकर कार में बैठ गई। वो बोली, इतनी रात को क्यों है? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? कमाल है यार, तुम्हें लोगों की चिंता है। जो इतनी दूर तुमसे फेस टू फेस बात करने आया है, उसकी फिक्र नहीं है। वैसे भी मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूं। वो कौन होते हैं एतराज करने वाले? ठीक है, बताइए क्या बात करनी है? मैं कह रहा था कि तुम मुझे क्लब वाले दिन से ही अच्छी लगने लगी थी। ये जो तुम कह रही हो ना कि बिना स्वार्थ के मैंने ये सब किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी स्वार्थी हूँ। मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि मैंने ये सब तुम्हारे प्यार के लिए किया। सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बदले में तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। रीत बूद बनी उसकी ओर देखे जा रही थी। ये आदित्य इतना बड़ा बंदा मुझसे प्यार करने लगा। यार, ये क्या हुआ? मैं इतनी रात में इतनी दूर अपने प्यार का इजहार करने आया और तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो। थोड़ी सी तो खुशी दिखाओ चेहरे पर। रीत जैसे नींद से जागी और बोली, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है कि आप मुझे प्यार करने लगे हैं। मेरी किस्मत ने कई दिन दिखाए, कभी इतनी अमीरी के, फिर एकदम गरीबी के, और आज ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। जब आप किसी को पसंद करते हो और
बदले में वो भी आपको पसंद करने लगे तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। रीत की आंखें भर आई। ये क्या यार, तुम्हें खुश होने को कहा, तुम रोने लग गई, कहकर आदित्य ने उसे गले लगा लिया। रीत फिर बोली, आपको नहीं पता, मैं भी आपको बहुत पहले से ही पसंद करने लगी थी, पर आप मेरे लिए वो चांद थे जिसे मैं दूर से ही देख सकती थी, तारीफ कर सकती थी, पर पा नहीं सकती थी। पर मेरी किस्मत देखो, वो चांद आज खुद मेरे पास आ गया। कहकर वो आदित्य से लिपटकर और रोने लगी। आदित्य ने भी उसे कुछ देर चुप नहीं कराया, रोने दिया। फिर बोला, चलो अब चुप हो जाओ, वरना अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो समझेंगे कि शायद मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, इसलिए तुम रो रही हो। ये सुनकर रीत चुप हो गई। वो दोनों ऐसे ही काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में रहे। फिर आदित्य बोला, यार नींद आने लगी है, यूं ही सो जाओ। नहीं, अब सब क्लियर हो गया, अब घर जाइए, सुबह कोर्ट भी जाना है। फिर तो और भी अच्छा है, यहीं सो जाते हैं, सुबह यहीं से कोर्ट चले जाएंगे, इकट्ठे होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, ज्यादा बातें ना बनाइए, अब छोड़ो मुझे और घर जाकर आराम करो। ऐसा करते हैं ऊपर चलते हैं, आराम से तुम्हारे कमरे में सोते हैं। बिल्कुल नहीं, मम्मी और आंटी मेरी चटनी बना देंगी। मतलब अगर मम्मी और आंटी का डर ना हो तो मैं रह सकता था यहाँ। हाँ, आदित्य फुल शरारत के मूड में था, उसे रीत को छेड़ने में मजा आ रहा था। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, अब जाओ भी, बहुत देर हो गई है। आदित्य ने गाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, एक किस दे दो, तुम्हारी बात मानकर चला जाऊंगा। रीत ने जल्दी से उसके गाल को किस किया और कहा, बस अब तो जाओ। आदित्य ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और जोर से उसके होठों को किस कर दिया और फिर बोला, गुड नाइट, अब ठीक है, ओके, कल मिलते हैं कोर्ट में। अगले दिन रीत आदित्य के साथ कोर्ट में गई और केस रीओपन करने की अपील की। उनकी अपील मान ली गई और हफ्ते बाद की डेट दी गई। वो लोग वहां से वापस आ रहे थे तो वरुण बोला, यार बोल बोल कर गला सूख गया है, चलो कहीं चाय पी ली जाए। वरुण चाय का बहुत शौकीन था, वो ऑफिस में भी दिन में कई बार चाय पी लेता था। आदित्य ने टाइम देखा, 2 बज गए थे। वो बोला, चाय भी पी लेना, चल पहले खाना खा लेते हैं, 2 बज गए हैं। वो लोग पास के एक रेस्टोरेंट में गए। वो लोग खाना आने का वेट कर रहे थे कि वरुण की नजर एक कोने में बैठे जोड़े की तरफ गई। वो बड़े प्यार से एक दूसरे के मुंह में खाना डाल रहे थे। वरुण बोला, यार सबके पास कोई ना कोई है, मैं ही तुम लोगों के साथ कबाब में हड्डी बना फिरता हूँ। हमने कब तुझे हड्डी कहा और किसको देखकर तुझे खुद पर तरस आ गया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। वो देखो उस कॉर्नर में वो दोनों कैसे एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं यार। वो तो दीपक है, साला कह रहा था मैं किसी को डेट नहीं कर रहा, मेरे साथ सिंगल ग्रुप खोलने जा रहा था। वरुण बोला। आदित्य ने भी उस ओर देखा तो वो भी हैरान होकर बोला, यार तू दीपक की बात कर रहा है? मुझे तो वो लड़की अंजूदी लग रही है। अरे हाँ यार, ये तो सच में अंजूदी है। ये कमीना दी को हमारे सामने बुलाता भी नहीं था और अब देखो कैसे प्यार की एग्जीबिशन लगा रखी है इसने। आदित्य गुस्से में उठा और उनकी तरफ चल दिया। पीछे पीछे वरुण और रीत भी चल दिए। रीत उसे रोकती रह गई। आदित्य प्लीज रुक जाओ, बाद में बात कर लेना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। पर आदित्य कहाँ सुनने वाला था। वो उनके सामने पहुंचा और उसने दीपक को कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाया। रीत और वरुण ने उसे रोका। वरुण बोला, आदि रुक जाओ, ये पब्लिक प्लेस है, यार ड्रामा मत करो। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों कब से साथ हो? तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे बताना ठीक नहीं समझा? एक मेरा बचपन का दोस्त और मेरी बड़ी बहन, तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? अंजू दी, क्या मैंने कभी आपको किसी से दोस्ती करने से मना किया, और वो भी दीपक से? आपको क्या लगता है
मैं मना कर दूंगा इस रिश्ते के लिए। आज आप दोनों ने मुझे सच। आदित्य का गला भर आया, उससे और बोला नहीं गया। दीपक ने उठकर उसे पानी का गिलास दिया। आदित्य ने गिलास को हाथ मारकर दूर फेंक दिया। वहां बैठे लोग उनकी तरफ देखने लगे। वरुण ने आदित्य का हाथ पकड़ा और दीपक को इशारा किया, चलो मेरे ऑफिस चलकर बात करते हैं, यहाँ से नजदीक है। फिर वेटर से कहा, जो हमने ऑर्डर कराया है वो खाना पैक कर दो। दीपक ने बिल पे किया। फिर वो सब वहां से निकलकर वरुण के ऑफिस में आ गए। आदित्य को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। दीपक ने ही बोलने की शुरुआत की, देखो आदि, तुम गलत समझ रहे हो। असल में हमारी दोस्ती कल ही हुई है। मैंने इसे कहा था कि बता देना। हाँ, आदि जो ये कह रहा है वो सच है। कल रात को मैंने इसे प्रपोज किया और फिर मैं तुम्हें बताने तुम्हारे कमरे में आई थी, पर तुम वहां थे ही नहीं। देखो आदि, हमें तुमसे छुपाने की क्या जरूरत थी? एक तुम ही तो हो जो इस रिश्ते से खुश होते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी खुश होता, वरुण बोला। आदित्य, जो भी हमने बताया है सच है। अगर अब भी गुस्सा है तो मार ले मुझे। तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने जब अंजू को पहली बार देखा था तब से मुझे अंजू बहुत पसंद थी। मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर मैंने सोचा कि पहले अंजू से तो पूछ लूं। जब हम कॉलेज में थे तब मैंने एक बार अंजू से पूछा था तो इसने साफ जवाब दे दिया था। तब से हम एक दूसरे को इग्नोर करने लगे। फिर पता नहीं कैसे अब ये भी मुझे पसंद करने लगी है, और रात को इसने मुझे प्रपोज किया। मैं तो पहले ही तैयार था। आदित्य ने मुंह उठा के अंजू दीदी की तरफ देखा। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। दी, मैं आपको कब से कह रहा था कि मुझसे पहले शादी कर लो, पर आप ही तैयार नहीं थे। अगर मुझे पता होता कि आप इससे प्यार करती है तो मैंने आपकी शादी कब की करवा दी होती। अब तक तो एकाध भांजा या भांजी भी होती मेरी। चलो कोई नहीं, ऐसा करते हैं कि तुम लोग पहले शादी कर लो, फिर हम 1-2 साल बाद शादी कर लेंगे। तब मुझे भी अपने भतीजे या भतीजी को खिलाने का मौका मिल जाएगा। अंजू बोली। अब एक दूसरे को कहना छोड़ो, रीत को भूख लगी होगी, पहले खाना खा लो। और मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत सारी बधाई। वरुण अंजू और दीपक से बोला। दीपक सबसे पहले खाने पर टूट पड़ा। अच्छा भला खाना खा रहा था, साले ने खाने नहीं दिया। ये क्या कह रहे हो तुम? आदि को ऐसे गाली नहीं दे सकते। तुम्हारा दोस्त है तो होगा, पर मेरा भाई भी तो है। ये तुम्हारा भाई है तभी तो साला कह रहा हूँ। अब साले को साला ना बोले तो क्या बोले? दीपक ने हंसते हुए कहा। सभी हंस दिए। खाना खाने के बाद आदित्य बोला, तुम सब बैठो, हम चलते हैं, दफ्तर में कई काम है ना? चलो रीत, चलते हैं। रीत जो कब से अंजू दी से बातें करने में मस्त थी, एकदम उठी और बोली, अच्छा दीदी जी, हम चलते हैं। इतना कह के वो वहां से चल दिए। रीत कार में चुपचाप बैठी थी। आदित्य बोला, क्या हुआ? बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम कुछ बोल ही नहीं रही। नहीं, बस वो आपका और दीदी का प्यार देखकर मेरा दिल भी किया कि काश मेरा भी कोई भाई या बहन होती जिससे मैं भी ऐसे ही झगड़ती और फिर खूब प्यार देती। जो मेरा है वो तेरा भी है। आगे से ऐसी बातें मत करना, ओके? कहकर उसने उसके सिर के बालों को हाथ से हिला दिया। रीत को अच्छा लगा। उसने मुस्कुराकर आदित्य की तरफ देखा। आदित्य दिल पर हाथ रखकर गाना गाने लगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। फिर प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। कहकर उसने रीत को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में कस लिया। उसके कान में जाकर बोला, यार तुम बहुत ही क्यूट हो, देखकर खा जाने का मन करता है। कहकर उसने उसके होठों पर किस करने लगा।
रीत ने उसे हटाया। हम पब्लिक प्लेस में हैं, चलो ऑफिस चलो। ऑफिस पहुंचकर करने दोगी क्या? हाँ नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो आपको काम की याद दिला रही थी। हाँ भाई, अगर जाऊंगा तभी तुम्हारे लिए पैसे कमा पाऊंगा, कहकर उसने कार स्टार्ट कर दी। वो आधे घंटे में ऑफिस पहुंच गए। इधर वरुण के ऑफिस में आदित्य और रीत के जाने के बाद दीपक भी खड़ा होकर बोला, अच्छा वरुण, अब हम भी चलते हैं, मुझे हॉस्पिटल वापस जाना है। हाँ जाना ही होगा, वो नर्स जो तेरा इंतजार कर रही होगी वहां पर, वो क्या नाम था उसका? सपना। हाँ सपना, उसके साथ ब्रेकअप हो गया क्या तेरा? हाँ, वरुण ने जानबूझकर अंजू को चिढ़ाने के लिए कहा। कौन सी नर्स? ये क्या कह रहा है वरुण? तुझे तो पता है यार, ये यूं ही बकवास करता है, जानबूझकर हमें लड़वा रहा है। तुम्हें मेरा क्या पता नहीं है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ? हाँ ऐसा नहीं हूँ मैं बिल्कुल। वरुण, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ, बड़ी मुश्किल से बात बनी है और तू अभी तुड़वाने में लग गया। अरे दी, मैं तो इसे टेस्ट करके देख रहा था कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। तो क्या हम पास हो गए? हाँ पास, 100% पास है, वरुण हंसता हुआ बोला। वो दोनों भी हंसने लगे। आदित्य की कंपनी। आदित्य ने जैसे ही कंपनी में एंटर किया तो वहां शोर मचा पड़ा था। वो आगे गया। सेठ ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की, पर वो रुक नहीं रहे थे। सेठ बोला, सर इस वक्त तो यहाँ नहीं है। उसको अभी यहाँ बुलाओ। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने हम पर, पीके गुप्ता पर केस किया। समझती क्या है वो खुद को? ये क्या शोर मचा रखा है? हाँ, आदित्य ने गुस्से से कहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। गुप्ता एकदम से रीत की तरफ आया और बोला, जब मैंने तुम्हें बताया था कि वो अपनी गलतियों की वजह से मरा, तो ये केस रीओपन कराने का क्या मतलब? आदित्य रीत के आगे आ गया। आप इस तरह मेरी कंपनी में आकर मेरी सेक्रेटरी को धमका नहीं सकते। मैं पुलिस को बुलाकर आपको अरेस्ट करवा दूंगा। देखो आदित्य बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हारे काम में दिक्कत आई हो तो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे रीत से बात करनी है, गुप्ता बोला। रीत से जो बात करनी आप मुझसे कर सकते हैं मिस्टर गुप्ता, क्योंकि रीत मेरी मंगेतर है। रीत से शिकायत का मतलब मुझसे शिकायत, आदित्य ने गुस्से भरे लहजे में कहा। क्या कह रहे हो तुम? ये कब हुआ? आदित्य बेटा, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। इसके पापा की करतूतें अगर तुम्हारी दादी को पता लग गई ना, तो वो कभी भी तुम्हारी शादी इससे नहीं करेंगे। इसने खुद भी अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को पैसे के दम पर खरीद लिया था। फिर इसने किसी रेस्टोरेंट में काम किया और वहां के बॉस को फांस लिया। अब यहाँ आई है आपको फंसाने के लिए। कमाल की चालबाज है ये लड़की, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। ये सोचती है कि कोई इस घटिया फटाक। जोरदार धमाके के साथ एक थप्पड़ आकर गुप्ता जी के पड़ा। आदित्य थप्पड़ मारने के बाद सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर बोला, इस घटिया इंसान को यहाँ से उठाकर बाहर निकालो। ये यहाँ कंपनी के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। आदित्य, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम बहुत पछताओगे। गुप्ता को सिक्योरिटी गार्ड पकड़कर ले जा रहे थे और वो चिल्ला रहा था। रीत की आंखों में आंसू थे। वो आदित्य को छोड़कर पहले ही ऊपर भाग गई। आदित्य ने वहां खड़े लोगों से कहा, अगर किसी ने वीडियो बनाई है तो सबसे रिक्वेस्ट है कि डिलीट कर दीजिए। इस बंदे की सच्चाई कुछ दिनों में सबके सामने आ जाएगी। इतना कहकर वो रीत के पीछे चला गया, पर रीत ऑफिस में नहीं थी। आदित्य अपने कमरे में गया, वो वहां भी नहीं थी। आदित्य ने कॉरिडोर में उसका नाम पुकारा, पर कहीं से भी रीत की आवाज नहीं आई। आदित्य लेडीज टॉयलेट के पास गया और बाहर खड़े होकर आवाजें लगाने लगा। फिर वहां से शिखा आई। वो बोली, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। शिखा अंदर गई तो अंदर रीत गिरी पड़ी थी। उसने आवाज लगाई, सर रीत को कुछ हो गया है। आदित्य ने कुछ नहीं सोचा और वो अंदर चला गया। उसने रीत को गोद में उठा लिया और शिखा से कहा, मेरी कार मंगवाओ। शिखा ने सेठ को फोन करके कार लाने को कहा। आदित्य ने उसे कार में बिठा लिया और दीपक को फोन किया, तुम हॉस्पिटल पहुंचे कि नहीं? हाँ आ गया हूँ, क्या हुआ?
रीत पहले की तरह ही बेहोश हो गई है, मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। आदित्य रीत को गोद में लिए पिछली सीट पर बैठा था, जबकि कार सेठ चला रहा था। सर, इन्हें पानी पिला कर देखिए। नहीं सेठ, दीपक ने कहा था कि इसे इसी तरह सोने देना। असल में इसका दिल बहुत कमजोर है, ये ज्यादा स्ट्रेस नहीं झेल सकती, इसलिए ऐसा बार बार होता है। वो लोग जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गए। दीपक ने फटाफट उसकी ड्रिप लगा दी और आदित्य को पूछा, अब क्या हुआ? तुमने कुछ कह दिया क्या इसे? इतनी भोली सी है, क्यों इसे तंग करते हो? कभी ब्रेक भी लगा लिया कर, इसे मैंने कुछ नहीं कहा। वो तो आज कंपनी में गुप्ता आ गया था, उस साले ने इसके और इसके पापा के बारे में बहुत सी बातें कह दी, जिसे सुनकर उसका ये हाल हो गया है। आदित्य ने बताया। साले को घुसने क्यों दिया कंपनी में? रीत को पहले ही वहां से हटा देता। अब दिक्कत किसको है? ये बेचारी क्या क्या सहेगी यार। चल अब सोने दे इसे, होश आने लगे तो इसे समझाते हैं। इस तरह नहीं चलेगा, इसे स्ट्रांग होना होगा यार। दीपक बोला, तू लास्ट टाइम कह रहा था कि कोई दवा देगा इसके लिए। आदित्य को याद आया तो उसने पूछा, यार वो बाहर से आनी थी, मैं भी भूल गया था, फिर कहूंगा किसी से। दीपक ने कहा और चला गया। दीपक के जाने के बाद आदित्य रीत के पास चेयर रखकर बैठ गया। वो सोच रहा था कि रीत के लिए कितना मुश्किल है अपने दुश्मन का सामना करना। अगर मुझे पहले पता होता तो कमीने को कुछ बोलने ही नहीं देता। गुप्ता बिल्डर्स। गुप्ता अपने रूम में बैठा अपने सेक्रेटरी से बोला, तुम सोए पड़े थे क्या? पहले ही सब क्यों नहीं रोक दिया? अब तारीख पर जाना पड़ेगा, लोग हंसेंगे मुझ पर। रीत की सगाई का भी पता नहीं चला तुम्हें? उसने आदित्य बिंद्रा से सगाई कर ली और मेरे सेक्रेटरी को भी खबर नहीं हुई। पैसे किस बात के देता हूँ तुम्हें? हाँ सर, आप चिंता मत ही करो, उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। कितने भी केस करते हैं, कोई साबित करने वाला ही नहीं बचा, तो अब क्या ये उन्हें कब्रों से निकाल कर लाएंगे? बिना किसी सबूत के ये कुछ नहीं कर सकते। सेक्रेटरी विनोद बोला, फिर भी एक बार वकील से बात कर लेना, अगले हफ्ते तारीख है। मैंने सब तुम पर छोड़ दिया है, आप चिंता ही ना करें। इधर फोर्टिस हॉस्पिटल में रीत को होश आ गया। उसने आसपास देखा, आदित्य पास में खड़ा फोन कर रहा था। आदित्य की नजर रीत पर पड़ी। उसने उसी वक्त फोन बंद कर दिया और उसके पास आ गया। कैसी हो अब? यार, हर बात पर ऐसे रिएक्ट करोगी तो मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें पता है, मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता फिर रहा था, तुम कहीं नहीं मिली। तुम इतनी कमजोर क्यों हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जब मैं साथ हूं तो इतना डरना क्यों? सॉरी आदित्य, मैं नहीं जानती। उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ गया था तो मैं वॉशरूम में मुंह धोने चली गई थी, पता नहीं क्या हुआ। तुम्हें किसी किस्म की भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब कोर्ट में भी मत जाना, वरना गुप्ता फिर बकवास करेगा और तुम फिर नहीं सुन पाओगी। वो तो है ही कमीना, जाने क्या बकवास करे। नहीं, मुझे तो वहां जाना ही है। आदित्य, अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, आप मेरे साथ रहना बस। मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ। कहकर उसने रीत को गले लगा लिया। रीत ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। उसे आदित्य के साथ सुरक्षा का आभास होता था। दीपक ने खांसने का नाटक किया। अगर हो गया हो तो अंदर आ जाऊं? हाँ, आजा कमीने, मैं कुछ नहीं कर रहा। आदित्य बोला। वो मन में सोचने लगा, मेरे सारे दोस्त मेरे प्यार के दुश्मन हैं। उस दिन वरुण आ गया, अब ये कमीने एक से बढ़कर एक है। दीपक ने रीत को चेक किया। देखो रीत, तुम बिल्कुल ठीक हो। जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल है। तुम्हें अपने आप को कुछ स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, बस यही एक इलाज है इसका। मैंने भी इसे यही समझाया, किसी से डरना नहीं है, हर छोटी बात को दिल पर मत लगाओ, लोगों को बोलने दो। जब हम केस जीत जाएंगे तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। कुछ देर रीत को समझाकर आदित्य ने दीपक से पूछा, अब हम जाएं? रीत ठीक है ना? हाँ रीत, अब ठीक है, बस इसे थोड़ा स्ट्रांग बनाओ। रीत, अब ये तुम्हारे ऊपर है। जैसे आदि कह रहा था वैसे करना भी है, ठीक है?
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 100 लोगों की बातें मत सुनो, उनका काम ही है कहना। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। हाँ, कभी कभी मेरे इस साले कमीने के बारे में भी सोच लिया करो। वो हंसते हुए बोला। हाँ, ये खुद बहुत अच्छा है। अब मैं इसे क्या कहूँ? ये हकदार भी नहीं है, पर इसने मेरे बारे में सोचने को कहा है तो माफ कर देता हूँ। आदित्य भी हंस दिया। वो बाहर आए तो आदित्य ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। वो उसको सहारा देकर उसे ला रहा था। उसे कार में बिठाने के बाद वो खुद भी उसके साथ बैठ गया। वो उसे ऑफिस ले आया। शिखा भागकर उसके पास आई। अब कैसी हैं आप? अब कुछ ठीक है, आदित्य बोला। सेठ, शिखा को काम समझा दो। और सुनो, यहाँ रीत आराम कर रही है तो कोई डिस्टर्ब ना करे। मुझसे कोई काम है तो अभी बता दो, और कोई भी आए तो खुद ही हैंडल कर लेना, ठीक है? फिर आदित्य उसे अपनी ऑफिस में बनी लाउंज में ले जाकर वहां पड़े बेड पर लिटा दिया और खुद उसके पास बैठ गया और बोला, अब आराम से लेट जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। आप ऐसे बैठे रहोगे तो मैं कैसे सो सकती हूँ? आप जाइए, अपना काम कीजिए, मैं आराम कर लूंगी। मुझे मेरा काम करने को मत कहो। अगर मैं अपना काम करने लगा तो तुम फिर आराम करने को तरस जाओगी, समझी? आदित्य ने शरारत से रीत के होठों पर अपनी उंगली घुमाते हुए कहा। रीत जल्दी से दूसरी तरफ मुंह करके सिमट कर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। आदित्य को उसका ये शर्माना अच्छा लगता था, इसीलिए वो उसे जानबूझकर छेड़ता रहता था। उसने रीत को चादर ओढ़ाई और बोला, अब चुपचाप सो जाओ, आराम कर लो। फिर वो हल्के से उसका सिर दबाने लगा। जब रीत उठी तो आदित्य वहां नहीं था। उसने टाइम देखा, 5:30 बज गए थे। वो डर गई थी कि शायद सभी चले गए हैं, वो यहाँ अकेली है। वो जल्दी से उठकर बाहर आई। जैसे ही वो बाहर आई, उसके पैर शर्म से वहीं जम गए, क्योंकि आदित्य के पास कुछ लोग बैठे थे और वो सब आपस में बातें कर रहे थे। इसके बाहर आते ही सब इसकी ओर देखने लगे। वो सर झुकाए खड़ी थी। आदित्य ने उसे देखा तो उसके पास आया और बोला, अब तबीयत कैसी है? बस थोड़ी देर और वेट करो, ठीक है? मैं मीटिंग खत्म करके आता हूँ, कहकर आदित्य ने उसे दोबारा अंदर ले जाकर बेड पर लिटा दिया। आदित्य वापस आया और उसने सबको बताया कि ये मेरी मंगेतर है, इसकी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल से यहाँ लेकर आया हूँ। घर में कोई केयर करने वाला नहीं था, इसलिए यही लेट गई। देखिए, ये डील हो गई, आप सब जा सकते हैं। उम्मीद है आप मेरे रूल्स के मुताबिक काम करेंगे। उसकी बात मानकर सभी उठे और आदित्य को थैंक्स किया और सभी चले गए। आदित्य अंदर आया तो रीत ने शर्म से उसके सीने में अपना मुंह छुपा लिया और बोली, मैं भी पागल हूँ, यूं ही बाहर आ गई। सब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? यार, एक तो तुम ये सोचना छोड़ दो कि कोई क्या सोचेगा। किसी को जो सोचना है सोचे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम खुद अपनी नजर में सही होने चाहिए, बस यही काफी है, आदित्य बोला। इधर सिटी कोर्ट में सभी समय पर कोर्ट पहुंच गए। केस शुरू हुआ। गुप्ता भी बैठा देख रहा था। सब ठीक चलता रहा। गुप्ता के वकील ने रीत के पापा की फोटोज पेश की। वो नशेबाज थे, औरतबाज थे और पता नहीं क्या क्या थे। वो उसके पापा के बारे में बोलता रहा। आदित्य रीत के साथ बैठा था। उसने रीत का हाथ पकड़ रखा था। रीत का मन कर रहा था कि वो उठकर उस वकील को थप्पड़ लगाए। उनकी बारी खत्म हुई तो रीत के वकील वरुण की बारी आई। वरुण बोला, माय लॉर्ड, खुद को साबित करने के लिए मेरे दोस्त ने अदालत का इतना कीमती समय सिर्फ मेरे क्लाइंट की बुराई करने में लगाया। मैं ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। माय लॉर्ड, ये सीसीटीवी फुटेज है, बस इसे देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। वरुण ने वो फुटेजेस आगे दे दी। उन्होंने लगाया तो सब देखकर हैरान रह गए। यहाँ तक कि गुप्ता की भी हवा सरक गई। वो कटघरे में खड़ा सुन्न हो गया। सब लोग गुप्ता की तरफ देख रहे थे। गुप्ता ने अपने वकील को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। वीडियो खत्म होते ही गुप्ता का वकील बोला, माय लॉर्ड, इन्होंने ये वीडियो तो दिखा दी, पर शायद ये भूल गए कि जिस जगह ये बैठे हैं उस क्लब में तो कैमरे थे ही नहीं। माय लॉर्ड, चलो, इन्होंने ये तो माना कि ये उस क्लब में मिले थे जहां सीसीटीवी नहीं था,
पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, ये बिना मतलब की बातों को यहाँ पेश कर रहे हैं। इसका केस से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम इसे कोई विटनेस नहीं मान सकते। इस वीडियो की ना तो पिक्चर क्लियर है और ना ही ऑडियो। हम इसके बिना पर किसी को सजा नहीं दे सकते। तभी वरुण ने कहा, माय लॉर्ड, ये मुद्दे को भटका रहे हैं। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि गुप्ता ने मिस्टर सिंह के सेक्रेटरी के पति को मिस्टर सिंह को खत्म करने को कहा। हम इसे सबूत कैसे नहीं मान सकते? कुछ देर इसी तरह बहस होती रही। दोनों अपनी बातों पर अड़े रहे। तब जज ने वरुण से कहा, आप किसी एक्सपर्ट को बुलाकर इस वीडियो की वैधता की जांच करवाइए और ये साबित कीजिए कि ये वीडियो फोटोशॉप नहीं है। दूसरे कोई ठोस सबूत लाइए जो ये साबित कर सके कि ये सब सच है। फिर गुप्ता की तरफ देखते हुए बोले, तब तक मुलजिम पी.के. गुप्ता पुलिस कस्टडी में ही रहेंगे। केस की तारीख महीने बाद की मिली। सब वहां से वरुण के ऑफिस आ गए। सब परेशान थे। वो किसकी हेल्प ले? उन्हें तो लग रहा था कि वो वीडियो दिखाकर वो केस जीत जाएंगे, पर अब सब उल्टा हो गया। आदित्य बोला, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। क्या कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट जानकार नहीं है किसी का? मेरे ख्याल से हमें महेश से पूछना चाहिए। उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, उसे ये काम आता होगा या वो किसी को जानता तो होगा ही। वरुण बोला, हाँ, वो पक्का कर सकता है। आदित्य ने ये कहकर महेश को फोन किया। महेश ने फोन नंबर देखते ही फोन उठा लिया। हेलो, क्या बात है? आज सूरज किस तरफ से निकला यार? तू तो कभी फोन नहीं करता। आज क्या खास हो गया? सब ठीक तो है? पहले तो उसने मजाक किया, लेकिन जब आदित्य कुछ नहीं बोला तो उसे लगा कि बात सीरियस है, तो वो घबरा गया। यार, तेरे से एक काम था। तू ऐसा कर, वरुण के ऑफिस आ जा, बहुत जरूरी काम है। हम सब तेरी वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जा। आदित्य बोला। फिर वरुण ने चाय मंगवाई और कुछ स्नैक्स भी। सब चाय पी ही रहे थे कि महेश आ गया। इनकी दोस्ती ऐसी थी कि कोई बुलाए तो सब काम छोड़कर पहुंच जाते थे। बचपन से ही इनकी दोस्ती ऐसी थी। महेश आकर सबसे मिला, फिर आदित्य के पास गया। क्या बात है? मैं तो सच में घबरा गया था। तूने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी ना? एक काम था, रीत के पापा को बचाने के लिए एक वीडियो है। उसे सही प्रूफ करने के लिए किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट की जरूरत है या कोई विटनेस लाना पड़ेगा। अब विटनेस मिलना तो मुश्किल है, सो हमने सोचा कि कंप्यूटर एक्सपर्ट ही बुला लें, तो तुझे बुला लिया। यार, मैंने तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद उस तरफ देखा ही नहीं। मैं तो रेस्टोरेंट संभालने लगा, सो ये सब मुझे आता ही नहीं। महेश अफसोस करता हुआ बोला। सभी महेश के आने से खुश हो गए थे, पर अब चुप हो गए। उनके खिले चेहरे फिर मुरझा गए। रीत ने कहा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कोशिशें की। अब ये मेरी किस्मत ही ऐसी है, खुशी आते आते रह जाती है। पर मुझे खुशी है कि आप सब मेरे लिए मेरे साथ खड़े हैं। महेश कुछ देर सोचने के बाद बोला, अगर हम इंडिया के नंबर 1 कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुला ले तो? क्या बात कर रहे हो तुम? राहुल ओबराय की बात कर रहे हो ना तुम? वरुण बोला। राहुल ओबराय तो बिजनेस टाइकून है। वो इंडिया के एक रिच बिजनेसमैन में गिना जाता है। मुझे याद है, मैंने एक बार एक सेमिनार में उसका लेक्चर सुना था। क्या गजब बोलता है यार वो, उसका दिमाग भी क्या चलता है। आदित्य बोला, हाँ, कॉलेज टाइम से ही ऐसा ही है वो, हर काम में एक्सपर्ट है। तुम्हें पता है, जब वो कॉलेज में था तो बहुत लड़कियां उस पर मरती थी, पर उसकी बचपन में ही सगाई हो गई थी और वो आपस में बहुत प्यार करते थे। बाद में इन्होंने शादी से मना भी कर ली, पर इनकी लव स्टोरी काफी शानदार है। महेश ने बताया। यार, ये सब छोड़, वो तेरे बुलाने से यहाँ पर आ जाएगा क्या? और क्या वो हमारी हेल्प करेगा? वरुण ने पूछा। हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो हर एक की हेल्प करता है। फिर मैं तो उसका क्लासमेट था, मैं ट्राई करके देखता हूँ। महेश ने राहुल को फोन किया। फोन बजता रहा, किसी ने नहीं उठाया, फिर बंद हो गया। वरुण को गुस्सा पहले ही आया हुआ था। वो महेश से बोला, ये है वो अच्छा इंसान, तेरा दोस्त। फोन तक तो नहीं उठाया उसने। वरुण बोल ही रहा था कि महेश का फोन बजा। उसने नाम पढ़ा और स्क्रीन वरुण की तरफ दिखाते हुए उंगली से नाम की तरफ इशारा किया। कॉल करने वाला राहुल था। महेश ने फोन उठाया।
हेलो राहुल, क्या हाल है? हेलो महेश, सॉरी मैं मीटिंग में था इसीलिए फ़ोन नहीं उठाया। मैं ठीक हूँ यार, तू सुना, आज कैसे याद किया? राहुल, बात घुमाऊंगा नहीं। मेरे फ्रेंड को एक केस में कंप्यूटर एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो मुझे तू याद आया। क्या तू आ सकता है? क्या बात करता है तू? दोस्तों के लिए कुछ भी यार, कब आना है बता। महेश ने आदित्य को इशारा किया। आदित्य ने खुद ही फ़ोन ले लिया। हेलो, मैं आदित्य बिंद्रा बोल रहा हूँ, बिंद्रा ग्रुप का चेयरमैन। असल में केस की तारीख तो महीने बाद की है, लेकिन अगर आप एक बार पहले आकर केस स्टडी कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। हेलो आदित्य, काफ़ी नाम सुना है तुम्हारा। बात आज हुई है। ठीक है, महीने के बीच में यार 1 मिनट होल्ड करना, मैं अपने असिस्टेंट से बात कर लूँ। फ़ोन हाथ में पकड़कर राहुल ने राहत से पूछा, इस महीने में कोई टाइम है? ज़रा जल्दी देखकर बताओ, अगर नहीं है तो एक दिन निकाल लो, दोनों चलेंगे। राज ने कहा, है तो नहीं, ऐसा करते हैं, ये जो जॉन के साथ मीटिंग है उसे अगले दिन सुबह कर लेते हैं, फिर उसी दिन चलते हैं। कहकर राज ने डायरी राहुल के आगे कर दी। राहुल आदित्य से बोला, हेलो, हाँ जी, देखो ऐसा करते हैं, अगले हफ्ते मंगलवार को हम आते हैं, आप अपना एड्रेस सेंड कर देना, बाकी मिलकर देखते हैं कि कोई हेल्प कर सकते हैं या नहीं। राहुल ने कहा। आदित्य बोला, जी बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो मैंने आपके बारे में कई आर्टिकल्स पढ़े हैं। मैं सोच ही रहा था कि आप घमंडी किस्म के होंगे, पर आप तो बिल्कुल उलट हैं। इतने बड़े बिजनेस टाइकून होते हुए भी इतने कूल हैं आप। थैंक यू हमें टाइम देने के लिए। दोस्तों में फॉर्मेलिटीज नहीं होती यार, तुम महेश के फ्रेंड हो तो मेरी भी फ्रेंड हो। सबकी मेरे बारे में ऐसी ही धारणा है, इवन मेरी वाइफ सिया की भी। मुझे पहले वो बहुत खड़ूस समझती थी, हो सकता है, पता नहीं। चलो कोई नहीं, अच्छा फिर मिलते हैं, ठीक है? कहकर उसने फोन रख दिया। आदित्य ने फोन रखा तो उसने देखा कि एक कॉर्नर में महेश और वरुण धीमे धीमे लड़ रहे थे। आदित्य बोला, क्या हो गया तुम दोनों को? ये वरुण अपने आप को ज्यादा ही समझता है, कह रहा था कि वो फोन नहीं उठाएगा, अब पता चला कि वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है। महेश बोला, अच्छा बाबा, मैं मान गया तुझे, तू बहुत अच्छा है, तेरा दोस्त उससे भी अच्छा है, वरुण ने कहा। फिर उसने आदित्य से पूछा, क्या कहा उसने? वो कह रहा था अगले मंगलवार को आएगा, आदित्य ने कहा। चलो ये भी ठीक है, पहले देख लेगा तभी तो कुछ बता पाएगा ना। सच में ये इंडिया का नंबर 1 कंप्यूटर एक्सपर्ट है, इससे ऊपर कोई नहीं है। अदालत को इसका फैसला मानना ही पड़ेगा। आज दिन में मूड खराब हो गया था, लेकिन फिर आज बन गई है, वरुण बोला। थोड़ी देर चुप रहकर वरुण महेश से बोला, महेश सच में यार तूने कमाल कर दिया, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगर केस जीत गया ना तो तुम्हें तुम्हारे ही रेस्टोरेंट में तुम्हें ही पार्टी दूंगा, प्रॉमिस। महेश बोला, तू केस जीता तो मैं पार्टी दे दूंगा। आदित्य बोला, तुम दोनों ही छोड़ो, पार्टी तो मुझे देनी बनती है, मैं ही दूंगा। रीत कब से उन सबकी बातें सुन रही थी और बोली, आप सबने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, सो पार्टी मैं करूंगी। आप लोगों को जो करना था कर लिया आप लोगों ने। सभी पार्टी की प्लानिंग करने लगे। वरुण महेश को छेड़ते हुए बोला, यार रश्मि नहीं दिखती आजकल, वो तेरी जैसे वैली थोड़ी है, वो स्टडी के लिए इंग्लैंड गई है। यार बड़ा धक्का लगा होगा उसे ना आदि की सगाई से। क्यों? उसे क्यों धक्का लगेगा? मेरी बात हुई थी उससे, वो कहती है कि आदि की खुशी में ही उसकी खुशी है। पर तेरी खुशी का क्या? यार मेरा क्या है, उसे जरूरत पड़ेगी तो हूं मैं उसके लिए, अपना तो प्यार ऐसा ही है। मुझे ना ये प्यार की समझ नहीं आती। रश्मि आदि से प्यार करती थी, पर उसने आदि की खुशी के लिए आदि को छोड़ दिया। फिर तू रश्मि को प्यार करता है, तू उसकी खुशी के लिए उससे ही दूर रहा। उसे किसी और से प्यार करते देखकर खुश होते रहे। अब आदि और रीत को ही देख लो, आदि को खुद ही नहीं पता चला कि वो रीत से प्यार करता है। अब दीपक और अंजू दीदी दोनों एक दूसरे से ही लड़ते ही रहते हैं, फिर भी प्यार हो गया। वैसे कैसा चल रहा है उनका? दीपक और अंजू का तो सबसे बड़ा सरप्राइज निकला। आदित्य रीत बैठे उन दोनों को देख रहे थे। आदित्य ने उससे पूछा, रीत तुम मुझे कितना प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है, अचानक क्यों? रीत ने पूछा।
यार चलो टाइम पास के लिए कुछ गाना बजाना करते हैं। एकदम से वरुण बोला। हाँ चलो, सब एक एक गाना सुनाओ। महेश बोला। पार्टी देने के लिए रीत कह रही थी तो पहला गाना भी रीत ही सुनाएंगी। वरुण बोला। रीत ने आदित्य की तरफ देखा, उसने गाने के लिए इशारा किया। रीत ने आदित्य को देखते हुए गाना शुरू कर दिया। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। गाना खत्म होते ही सब तालियां मारने लगे। वरुण बोला। रीत, तुमने तो ओरिजिनल से भी बढ़िया गाना गाया। रीत शर्मा गई और बोली, आप यूं ही शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने तो आदित्य जी के कहने पर बस यूं ही गा दिया, जैसे छोटा सा बच्चा किसी से शर्मा कर माँ की गोदी में छिप जाता है, ऐसे ही रीत आदित्य के पीछे खड़ी उसकी पीठ में अपना मुंह छुपाने लगी। आदित्य ने धीरे से कहा, मुझे बताया नहीं तुमने? गाकर आपकी ही बात का तो जवाब दिया है। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसकी बात सुनकर उसने उसका हाथ चूम लिया। अरे यार, हम सिंगल लोगों पर तरस करो, चल यार हम ही चलते हैं। वरुण ने मजाक करते हुए बोला। तुम लोग यही बैठो, हम ही चलते हैं, वैसे भी मेरी कंपनी में बहुत काम है। कहकर आदित्य और रीत उठकर चल दिए। लेकिन आदि, उस दिन राहुल को बुलाना कहाँ है? कंपनी में बिठा लेंगे या महेश के रेस्टोरेंट में, जहाँ कहो वहां मिल लेते। नहीं यार, रेस्टोरेंट सेफ नहीं है, तेरी कंपनी ही ठीक रहेगी। महेश बोला। जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। आदित्य बोला। मंगलवार, आज वो दिन था जब राहुल को आना था। राहुल सुबह 11 बजे के करीब वहां पहुंच गया। आदित्य खुद उसे लेने नीचे आ गया था। महेश और वरुण उसके साथ ही थे। जब राहुल कार से उतरा तो चारों हिल गए। राहुल बहुत हैंडसम था। राहुल और आदित्य का कद एक सा था और ये बताना मुश्किल सा था कि दोनों में से ज्यादा हैंडसम कौन है। फिर भी आदित्य को एक बार राहुल से जलन हो गई। अब तक वो यहाँ पर सबसे हैंडसम था। राज भी राहुल के साथ था। महेश ने राज से धीरे से पूछा, क्या बात है, आज ये सिया को लेकर नहीं आया? ये मुझसे पूछा, इससे मत पूछना। असल में महीने पहले इसके बेटे विक्की को किसी ने किडनैप कर लिया था, सो सिया उसी के कारण नहीं आई। क्या? अमीर लोगों को ये बहुत मुश्किल है। वो लोग आदित्य के रूम में आ गए। रीत भी वहीं थी। आदित्य ने राहुल को रीत से मिलवाया। सर, ये मेरी मंगेतर है रीत। रीत ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। राहुल ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते का जवाब दिया। राहुल बोला, देखो आदित्य, मुझे तुम राहुल ही कहो। ये सर मुझे सूट नहीं करता। राहुल ने हंसते हुए कहा। राहुल और राज के चाय नाश्ता कर लेने के बाद राहुल बोला, हाँ जी, अब बताइए मैटर क्या है? वरुण बोला, जी ये रीत के पापा का केस है, 1 साल पहले का। सिंह बिल्डर्स नाम से मशहूर थे इसके पापा। वो मशहूर सिंह बिल्डर्स केस जिसमें मिस्टर सिंह ने दिवालिया घोषित होने और अपनी पर्सनल लाइफ में बदनाम होने के कारण सुसाइड कर लिया था। राहुल ने जैसा पढ़ा था वैसा ही बोल दिया। रीत ये सुनकर रुआंसी सी हो गई। राहुल ने रीत की तरफ देखा, फिर उसने रीत को अपने पास बुलाया। तुम किसी बात का टेंशन मत करना, ये केस हम ही जीतेंगे। इस तरह उदास मत रहो, इतने लोग हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ, तो खुश रहा करो। कहकर उसने रीत को गले लगा लिया, फिर उसके माथे पर किस किया। आदित्य एक बार तो हिल गया कि ये सब क्या हो रहा है। वो रीत को पकड़कर खींचना चाहता था, पर रीत भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही थी। आदित्य के चेहरे का रंग बदल गया। राहुल के प्यार के किस्से मशहूर हैं, मगर इसकी हकीकत ये है, इस तरह कोई किसी लड़की को गले लगाता है भला? और रीत ने तो हद ही कर दी, एक बार भी रिएक्ट नहीं किया। मुझे तो धक्का दे देती थी। राहुल ने रीत को अलग करते हुए कहा, मुझे जाने क्यों तुम में अपनी बहन टीना नजर आई। वो भी तुम्हारी तरह ही भोली थी, पर चंचल थी। बड़े भाई के नाते मैं वादा करता हूँ तुम्हारी जिंदगी से सारे गम दूर कर दूंगा। कहकर उसने रीत के सिर पर हाथ फेरा। तब जाकर आदित्य को शांति मिली। ओह अच्छा, तो ये बात थी। राहुल ने अपनी बात का जवाब पाने के लिए वरुण की तरफ देखा।
वरुण बोला। जी सर, वही केस। अब हमने रीओपन किया है। हमारे पास एक वीडियो है जिसमें गुप्ता सीधे सीधे मिस्टर सिंह को मारने की प्लानिंग उनके सेक्रेटरी के पति के साथ कर रहे थे। अब जज इस वीडियो के लिए एक्सपर्ट का प्रूफ मांग रहे हैं। ओके, मैं समझ गया, आप वीडियो दिखाइए। राहुल ने अपना लैपटॉप निकालकर उसमें वो वीडियो देखा, फिर बोला, असल में ये वीडियो जिस कैमरे से बना है वो ज्यादा बढ़िया नहीं था, इसीलिए पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। डोंट वरी, हम इसे क्लियर कर सकते हैं। सर, ये हमें उस दिन अदालत में जज के सामने ही करना होगा। फिलहाल हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब आपने देख ही लिया कि हम क्या कर सकते हैं। आप उस दिन आकर अदालत में ये बात कह सकते हैं, आदि ने कहा। गुप्ता वही जो बाद में कंपनी के मालिक बने, राइट? राहुल ने पूछा। राहुल ने गुप्ता के करीब 1 साल पहले के अकाउंट चेक किए। उसमें बहुत सारे पैसे एकदम से उसके अकाउंट में कहीं आए थे, वो भी हर महीने मिस्टर सिंह के कंगाल होने से पहले। फिर उसके अकाउंट से लाखों रुपए किसी को दे दिए गए। राहुल ने वो स्टेटमेंट निकालकर वरुण को दे दी। ये दूसरे अकाउंट चेक करते हैं, अभी सब पता चल जाएगा। राहुल ने उस अकाउंट की डिटेल्स निकाल ली। वो किसी रमेश दत्त के नाम से था। उसने पूछा, ये रमेश दत्त कौन है? ये मेरे पापा के सेक्रेटरी के पति हैं। क्या? सब एक साथ बोले। हाँ, उसका नाम ही रमेश है, इसमें हैरान होने की क्या बात है? रीत बोली। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, आपका केस सॉल्व हो गया। वरुण, जाकर ये रिकॉर्ड्स दिखा देना। राहुल ने उसे सारे प्रिंट निकाल कर दिए। सबने उसको थैंक यू कहा। वो बोला, ओके, देखो चिंता मत करो, अब ये मेरी बहन की लड़ाई है, सो मेरी लड़ाई है। उस गुप्ता को तो मैं देखूंगा। मैं उस दिन पहुंच जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, राहुल ने कहा। कमाल है यार, ये भी कोई बात है? अभी आया और अभी चल दिया। हमें भी तो सेवा का मौका दो। महेश बोला, तुम्हें राज ने बताया होगा, विक्की के बच्चे की किडनैपिंग के कारण विक्की और सिया दोनों ही परेशान हैं। सो मुझे अब जाना होगा, उस दिन टाइम पर आ जाऊंगा मैं। राहुल ने सबको थैंक्स कहा और चल दिया। सब उसके काम के ढंग से हैरान थे। वो कितनी आसानी से सबके अकाउंट खोल रहा था। हमें अपना अकाउंट खोलने में टाइम लग जाता है। राहुल को सभी नीचे तक छोड़ने आए। राहुल ने रीत को अपने पास बुलाया और गले लगा लिया। फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर रीत के हाथ पर रखे और बोला, ये एक भाई की तरफ से प्यार है, प्लीज मना मत करना, और आदित्य, इसका ख्याल रखना। आदित्य ने उससे हाथ मिलाते हुए ओके कहा। राहुल ने 2 बार राज को पुकारा, मगर महेश और राज अपनी ही बातों में मस्त थे। सब उनकी ओर देखने लगे। जब उन्हें एहसास हुआ तो वो चुप हुए। तब सभी हंस पड़े। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।